मिल रही है, जहां हाईकोर्ट ने आवारा कुत्तों, निराश्रित पशुओं पर अब स्वतः संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि ये बड़ी जानकारी जोधपुर से सामने आ रही है। सरकार एजेंसियों को दुर्घटनाएं रोकने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि डॉग शेल्टरों, गौशालाओं की रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी दिए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आवारा कुत्तों को लेकर अब हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट की ओर से संज्ञान लिया गया और सरकार और एजेंसियों को दुर्घटनाएं रोकने के निर्देश दिए गए। दरअसल लगातार आवारा कुत्तों और पशुओं का आतंक अब आम लोगों के लिए भी मुसीबत बन रहा था। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चंद्रशेखर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। चंद्रशेखर, अब खुद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है, कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए, बात करें तो जिस तरह से जो आवारा कुत्ते हैं, इनके अलावा जो निराश्रित पशु है, रोड पर जिस तरह से लोगों के लिए खतरा बन रहा है, उसको लेकर जो है हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए। नगर निगम को डॉग शेल्टर व गौशालाओं की रिपोर्ट पेश करने के जो है आदेश दिए हैं। इसके साथ ही संवेदनशील स्थलों व हाईवे को तुरंत आवारा पशुओं को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में अगली 8 सितंबर को फिर सुनवाई होगी। हाईकोर्ट जस्टिस कुलदीप माथुर व जस्टिस रवि चिरारिया की खंडपीठ ने जो है ये संज्ञान लिया है। और सबसे बड़ी बात है तो जिस तरह से डॉग बाइटिंग की घटनाएं सामने आ रही है और जिस तरह से जो सड़क दुर्घटनाएं जो है आवारा पशुओं और निराश्रित पशुओं के कारण सामने आ रही है, उसको लेकर जो है इसमें गंभीरता दिखाते हुए कोर्ट ने संज्ञान लिया है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अब हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है और अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। फिलहाल हाईकोर्ट ने इस मामले पर सरकार और एजेंसियों को दुर्घटनाएं रोकने के निर्देश भी दिए हैं। और स्टोरी पकड़ी है इस वक्त की ये महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे। फर्जी कंपनी बनाकर बोगस बिलों से बड़े फर्जीवाड़े पर रेड की गई है। आपको बता दें कि किशनगढ़ में 4 ठिकानों पर सुबह से ही कार्रवाई चल रही है। विभाग के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि अब तक 50 करोड़ की जो टैक्स चोरी है वो पकड़ी जा चुकी है। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी है कि 100 करोड़ के पार ये टैक्स चोरी का आंकड़ा जा सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अजमेर से। अशोक भाटी हमारे सहयोगी फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, अब तक फिलहाल इस पर क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रही है? जी बिल्कुल, डीजीजीआई की ओर से ये बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिला है। जीएसटी की जो चोरी है वो यहाँ पर की जा रही थी। अलग अलग जो मार्बल, ग्रेनाइट और अन्य जो कंपनियां हैं, उन्होंने फर्जी जो है लोगों के नाम से कंपनियां बना ली और फर्जी बिल जो है वो जनरेट करके जो है ये चोरी की जा रही थी। तो इसका जब जानकारी इनको विभाग को मिली तो आज इस पर जो है सुबह से ही 4 ठिकाने हैं, उन पर ये कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब तक जो है 50 करोड़ की ऐसी जो फर्जी बिल की जो चोरी है वो यहाँ पर पकड़ी गई और ये जो आंकड़ा है लगातार बढ़ सकता है। तो दस्तावेजों की जांच है वो की जा रही है, कहां से बिल आए थे और किसके नाम से हैं, इन सभी की जो है चेकिंग करने के साथ साथ दस्तावेजों को जब्त भी किया जा रहा है और इनके खिलाफ किस तरह से अग्रिम जो कार्रवाई है वो की जा सके, इसको लेकर भी यहाँ पर जो है कार्रवाई की जा रही है। तो टैक्स चोरी का ये बड़ा मामला है जो किशनगढ़ में सामने आया है, क्योंकि किशनगढ़ में एक मार्बल हब है किशनगढ़ और वहां पर ग्रेनाइट के साथ साथ मार्बल और अलग अलग चीजें जो हैं उनके बड़े बड़े व्यापारी हैं और टैक्स चोरी की पहले भी कई बार ऐसी जानकारियां मिली है। तो इस मामले को लेकर जिस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है उसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। जो अन्य जो एजेंसियां हैं या जो मार्बल या ग्रेनाइट की जो कंपनियां हैं उनके माध्यम से भी जो है इस तरह की कार्रवाई जो है हो सकती है। तो ऐसे में हड़कंप जो है वो किशनगढ़ में मचा हुआ है। फिलहाल जो है इस मामले में कार्रवाई करते हुए नरेंद्र, हंसराज, भरत और बलवीर चौधरी के नाम सामने आए हैं, जिनके ठिकानों पर यह कार्रवाई की जा रही है और अन्य जो लोग हैं उनको लेकर भी जो है विभाग अपनी जांच को आगे बढ़ा रहा है। फिलहाल बताया जा रहा है कि अब तक जो है 50 करोड़ से अधिक की जो टैक्स चोरी के बिल है या बोगस जो बिल मिले हैं उनको लेकर कार्रवाई यहाँ पर जारी है और इसका आंकड़ा जो है लगातार पूछताछ और दस्तावेज के माध्यम से आगे बढ़ सकता है। जी बिल्कुल अशोक, और जिस तरीके से सुबह से ही कार्रवाई जारी है, टैक्स चोरी पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है और इस तरीके से संदेश भी है कि टैक्स चोरी करने वालों पर अब जो है नकेल कसी जाएगी, उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा और आंकड़ा जिस तरीके से बताया जा रहा है ये 100 करोड़ के पार भी पहुंच सकता है। बिल्कुल, ये आंकड़ा जो है वो लगातार जो है उसमें दस्तावेजों की जांच में सामने आ रहा है कि अलग अलग जो कंपनियां हैं उनके माध्यम से फर्जी बिल जो है वो बनाए जा रहे थे। और आपको बता दें कि इसमें खास बात यह है कि रिक्शा चालक, ऑटो चालक के नाम से ही फर्जी कंपनियां जो हैं वो बनाई गई। जब उनको पता पड़ा कि हमारे नाम से ये बिल जो
तो उनके भी होश फाख्ता हो गए। तो ऐसे में इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो टैक्स चोरी के लिए अलग अलग जो हथकंडे हैं वो व्यापारी उठाने लगे हैं, और ऐसे में इस पर नकेल कसने के लिए जो है ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अब जो है चूंकि ये जो कार्रवाई हुई है उसके बाद जो और जो नकली बिल और फर्जी बिल के माध्यम से टैक्स चोरी करते हैं उनको लेकर भी कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल ये 4 ठिकानों पर आज सुबह से ही कार्रवाई की जा रही है, और हो सकता है कि 100 करोड़ तक ये आंकड़ा पहुंचे। तो ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई जो है वो डीजीजीआई की ओर से यहाँ पर देखने को मिली है। जी चलिए, बिल्कुल अशोक, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि किशनगढ़ में करोड़ों की टैक्स चोरी के मामले पर अब बड़ी कार्रवाई की गई है। 4 ठिकानों पर सुबह से ही कार्रवाई चल रही है। अब तक सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है, 50 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी जा चुकी है। तो वहीं कोटा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां मरीज की मौत पर अस्पताल में जोरदार हंगामा देखने को मिला। आईसीयू स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि सांस लेने में तकलीफ पर आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। डीएसपी समेत आरपीएससी का अतिरिक्त जाब्ता वहां पर तैनात किया गया है। मृतक 22 वर्षीय करण सूरसागर का निवासी था। न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल का ये पूरा मामला है। परिजनों का ये भी कहना है कि आईसीयू स्टाफ मोबाइल देखने, ईयरफोन लगाकर गाने सुनने में व्यस्त रहा। आईसीयू के बाहर खड़े गार्ड ने भी इस दौरान बदतमीजी की। डॉक्टर और स्टाफ के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने अब शिकायत दर्ज करवाई है। तो मरीज की मौत पर अस्पताल में हंगामा देखने को मिला। दरअसल आईसीयू स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग परिजन कर रहे हैं। परिजनों का यह कहना है कि सांस लेने में तकलीफ पर आईसीयू में शिफ्ट किया गया था, लेकिन जो आईसीयू का स्टाफ है वो लापरवाह था। फोन चलाने में और ईयरफोन्स लगाकर फोन चलाने में व्यस्त था, और इस दौरान जो आईसीयू वार्ड के बाहर गार्ड है उस पर भी बदतमीजी के आरोप लगे हैं। अब इस पूरे मामले पर परिजन कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कोटा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां आईसीयू स्टाफ पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। दिल्ली से जली हुई नकदी, धन, मलबे को हटाने के संबंध में साक्ष्य की भी जानकारी है। हमने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के सामान्य प्रावधान और विशेष रूप से उसकी धारा 3 के प्रावधानों का अध्ययन किया है, और हमें उनके बारे में परिचित कराया गया है। हमने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1969 के प्रावधानों का भी अध्ययन किया है। हमें उनके बारे में भी परिचित कराया गया है। हमने सी रविचंद्र अय्यर बनाम न्यायमूर्ति A.M. भट्टाचार्य एवं अन्य 1995 5 SCC 457 केस में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानूनों के साथ साथ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एक्स बनाम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मामले में दिए गए फैसलों से भी खुद को परिचित कर लिया है। 2015 4 SCC 91 और ये कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एक्स सुप्रभा के मामले में उक्त निर्णय को सामान्यता और विशेष रूप से पैरा 33 को पढ़ने पर ये स्पष्ट है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के विरुद्ध शिकायत को गंभीर प्रकृति का पाया और उक्त निर्णय के पैरा 33 के तहत परिकल्पित इन हाउस प्रक्रिया का पालन किया। यह भी स्पष्ट है कि भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने इस गंभीर एवं चौंकाने वाले घटना और तथ्यों पर विचार करने के बाद और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की प्रतिक्रिया तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए ये राय बनाई कि इस विषय पर गहन जांच आवश्यक है। इसलिए भारत के
तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस सुप्रा के मामले में निर्णय के पैरा 33(3) में परिकल्पना के अनुसार एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। हमें यह भी याद है कि भारत के माननीय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने समिति की रिपोर्ट भारत के महामहिम राष्ट्रपति और भारत के माननीय प्रधानमंत्री को भेजी है। ये स्पष्ट है कि भारत के माननीय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस सुप्रा के मामले में फैसले के पैरा 33(7) के प्रावधानों के अनुसार कार्य किया है, जो स्पष्ट रूप से भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की राय को दर्शाता है कि पैरा 33(3) के तहत गठित समिति की रिपोर्ट में पाए गए आरोप इस प्रकृति के हैं कि उक्त न्यायाधीश को हटाने की कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता है। उपयुक्त तथ्यों के अवलोकन और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के कब्जे वाले और उनके नियंत्रण में स्थित आधिकारिक परिसर से जली हुई नकदी की बरामदी और उसे हटाने से संबंधित परिस्थितियों की स्वतंत्र रूप से जांच करने के बाद हम स्वतंत्र रूप से ये भी पाते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के तहत हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश अधिनियम 1968 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार शुरू की जानी चाहिए। वेदाक चरित्र और वित्तीय बौद्धिक ईमानदारी न्यायपालिका में एक आम आदमी द्वारा रखे गए विश्वास की नींव है और यह भी कि वर्तमान मामले से जुड़े तथ्य जो कि भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हैं वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के तहत कार्रवाई और प्रक्रिया के योग्य हैं और संसद को इस विषय पर एक स्वर में बोलना चाहिए और देश के प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के अपने संकल्प के बारे में एक स्पष्ट संदेश भेजना चाहिए। अतः हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के अंतर्गत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए ये प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। कृपया इस प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई की जाए। इस प्रस्ताव को नियमानुसार उचित पाते हुए मैंने इसकी स्वीकृति प्रदान की है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार मैंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के अनुरोध के आधारों की जांच करने के उद्देश्य से निम्नलिखित 3 सदस्यों वाली एक समिति गठित की है। माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, मुख्य न्यायाधीश मद्रास उच्च न्यायालय, श्री BV आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता, कर्नाटक उच्च न्यायालय। समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक ये प्रस्ताव लंबित रहेगा। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों की
कई विषयों पर स्थगन सूचना प्राप्त हुई है। मैंने किसी स्थगन सूचना की आज अनुमति प्रदान नहीं की। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री जितिन प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन मेघवाल। Honorable Speaker, sir, with your permission, on behalf of my colleague Shri Pankaj Chaudhary, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 3 in the revised list of business for today. Thank you. आइटम नंबर 4 श्री रामदास अठावले। Respected माननीय Speaker, रामदास sir, अठावले। I lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 4 in today's revised list of business. और हंगामा बंद करो, हंगामा बंद करो। आइटम नंबर 5 श्री रामनाथ ठाकुर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से आज के लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 5 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 6 श्री भागीरथ चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के सम्मुख दर्शाए गए पत्र सदन के सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 7 माननीय मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन जी। Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay the papers listed against my name at serial number 7 in today's revised list of business of lunch. आइटम नंबर तो देखिए, संसद की लाइव कार्यवाही आपको दिखा रहे थे, जहां पर जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड मामले में कमेटी का ऐलान किया गया। इसमें 3 सदस्यीय कमेटी होगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के एक जज इसमें शामिल किए गए। उसके अलावा एक कानून विशेषज्ञ भी इस कमेटी में शामिल किए गए हैं। 31 जुलाई को हटाने का प्रस्ताव मिला था, स्पीकर ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि हटाने के लिए राष्ट्रपति को अब प्रस्ताव भेजेंगे, लेकिन जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए अब 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, ये महत्वपूर्ण खबर। इस कमेटी में 3 सदस्य शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज के साथ ही एक कानून विशेषज्ञ को भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। इस वक्त की ये महत्वपूर्ण जानकारी। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के एक जज इस कमेटी में शामिल किए गए हैं और इसके अलावा एक कानून विशेषज्ञ भी कमेटी में शामिल किया गया है। 31 जुलाई को दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने का प्रस्ताव दिया गया था और इसके बाद अब इस पूरे मामले पर एक कमेटी का गठन किया गया है। लोकसभा के 5वां प्रतिवेदन के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आपको बता दें कि कमेटी में जस्टिस अमित कुमार और मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, इसके अलावा एक कानूनविद बीवी आचार्य कमेटी के सदस्य होंगे। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज और एक कानूनविद जो कि इस पूरे मामले पर अब जांच करेंगे। जस्टिस वर्मा कैश कांड मामले में ये कमेटी का ऐलान किया गया है। इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड मामले को लेकर लगातार संसद में हंगामा भी देखने को मिल रहा था। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पे। अनूप, अब जस्टिस वर्मा कैश कांड मामले पर कमेटी का भी ऐलान कर दिया है, किस तरह से ये कमेटी काम करेगी? देखिए, आपको बता दूं कि आज ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष ने औपचारिक तौर पर ये घोषणा कर दी है। जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की प्रक्रिया को लेकर उन्होंने एक कमेटी, 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। ये जांच, ये जो कमेटी है वो जांच करेगी
और इस जांच की रिपोर्ट जो है वो सदन पटल से राष्ट्रपति भवन जाएगा और उसके बाद इनको हटाया जाएगा। ये पूरा प्रक्रिया इस तरह से पूरा किया जाएगा। दूसरी तरफ ओम बिरला ने आज साफ तौर से कहा कि जिस तरीके से साक्ष्य मिले हैं, जिस तरह से बातें सामने आई है, जिस तरह से कोर्ट का जांच हुआ है, उससे एक बात तो साफ है कि इन पर गंभीर आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के। ऐसे में उन्हें पद से हटाने की जो संवैधानिक प्रक्रिया होती है वो शुरू करना जरूरी था और यही वजह है कि लोकसभा स्पीकर ने इस पर कार्रवाई की है। देखिए 31 तारीख को इस पर एक प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर को मिला था 31 जुलाई को और उस प्रस्ताव में सभी सांसदों ने कहा था कि इनके खिलाफ जो है महाभियोग चलाया जाना चाहिए। इसी को देखते हुए आज ओम बिरला ने इस बात का फैसला लिया है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। वही